हेलो बेटा, वेलकम टू ऑफिशियल चैनल ऑफ शाश्वत कैरियर इंस्टीट्यूट। बेटा आज फिजिक्स की क्लास में हम लोग बात करेंगे काइनेमेटिक्स के ऊपर। काइनेमेटिक्स की अगर बात करें तो मैकेनिक्स नाम का पोर्शन है। मैकेनिक्स को दो पार्ट में हम लोग डिवाइड करके पढ़ते हैं। मैकेनिक्स का मतलब रेस्ट और मोशन की स्टडी, किसी भी चीज़ के रेस्ट और मोशन की स्टडी। मैकेनिक्स की बात करें तो मैकेनिक्स को हम लोग दो पोर्शन में डिवाइड करके पढ़ेंगे। पहली चीज़ जिसको हम बोलेंगे काइनेमेटिक्स, और दूसरी चीज़ जिसको हम बोलेंगे डायनेमिक्स। अब बात करें बेटा, कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में होने के रीज़न क्या है उसके। अगर वो रेस्ट में था मोशन में आ गया, या मोशन में था रेस्ट में आ गया, तो इस चीज़ के पीछे रीज़न क्या है, कॉज क्या है। अगर हम कॉज की स्टडी करें तो वो कहलाता है डायनेमिक्स। किसी भी चीज़ के ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट के रेस्ट से मोशन में आने के लिए या फिर मोशन से रेस्ट में आने के लिए जो रिक्वायर्ड पैरामीटर होता है, जो रिक्वायर्ड फिजिकल क्वांटिटी होती है बेटा, वो होती है फोर्स। वो होती है फोर्स, और इसी फोर्स की स्टडी को ही हम क्या बोल देते हैं, डायनेमिक्स। अब अगर बात करें बेटा दूसरी चीज़ की, जैसे मोशन में तो आ गया, उसका रीज़न भी पता चल गया। रीज़न में आने के बाद उसके इफ़ेक्ट क्या क्या है। मीन्स कि अगर एक ऑब्जेक्ट मोशन में आ गया तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, स्पीड क्या होगी, वेलोसिटी क्या होगी, है ना। ये सब चीज़ें अगर हम स्टडी करते हैं तो उस पोर्शन को हम कहते हैं काइनेमेटिक्स। उस चीज़ की स्टडी को हम कहते हैं काइनेमेटिक्स। तो बेसिकली काइनेमेटिक्स क्या है बेटा, काइनेमेटिक्स स्टडी ऑफ इफेक्ट, इट इज स्टडी ऑफ इफेक्ट, वाइल डायनामिक्स इज स्टडी ऑफ कॉज, स्टडी ऑफ कॉज या फिर रीज़न। और रीज़न क्या होगा, किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन में आने का फोर्स। ठीक बेटा। अब अगर बात करें, देखिए डेफिनेशन वगैरह की बात करें तो इसमें डेफिनेशन लिखी है आपकी कि काइनेमेटिक्स स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विदाउट कंसिडरिंग इट्स कॉज। मतलब कॉज को हम स्टडी नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, सिर्फ उसके इफेक्ट के बारे में बात करेंगे। अब नेक्स्ट बात आती है बेटा कि जैसे अगर आप इफेक्ट को स्टडी करना चाहते हैं तो इफेक्ट में आप ऑब्जर्व कहाँ से कर रहे हैं। जैसे रेस्ट और मोशन की बात करें, रेस्ट, तो क्या रेस्ट एक एब्सोल्यूट टर्म है, या मोशन की अगर बात करें तो क्या मोशन एक एब्सोल्यूट टर्म है। नहीं, ये दोनों कैसे टर्म हैं, रिलेटिव टर्म है। रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म। रिलेटिव टर्म का मतलब बेटा ये हुआ कि ये एक दूसरे के रिस्पेक्ट में चीज़ें बदलती हैं। जैसे एक ऑब्जेक्ट यहाँ से 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है, एक दूसरा ऑब्जेक्ट यहाँ से वो भी 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है, एक तीसरा ऑब्जेक्ट यहाँ पर रेस्ट में है, इसकी स्पीड कितनी है, इसकी वेलोसिटी कितनी है, 0। तो क्या इस ऑब्जेक्ट ए के रिस्पेक्ट में बी को अगर हम देखेंगे तो बी मूव करता हुआ दिखेगा, और कितनी स्पीड से बेटा, 5 मीटर पर सेकंड से। लेकिन अगर बी के रिस्पेक्ट में सी को देखेंगे तो सी तो रेस्ट पे दिखाई देगा। आप ऐसा समझ लीजिए, अगर मैं बात करूं कि आप रेस्ट पे हैं कि मोशन में हैं, तो अभी आप रेस्ट में हैं, लेकिन अगर कोई दूसरे प्लैनेट से इस चीज़ को देखे, दूसरे प्लैनेट से अगर इस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहा होगा, तो उसके हिसाब से तो अर्थ रोटेट कर रही है ना बेटा। तो अर्थ रोटेट कर रही है, रिवॉल्व कर रही है सन के अराउंड, तो इसका मतलब वो किस में आ जाएगा, मोशन में। तो रेस्ट और मोशन ये कैसे टर्म है, एब्सोल्यूट टर्म है कि रिलेटिव टर्म है, रिलेटिव टर्म है। तो अगर ये रिलेटिव टर्म है तो इसका मतलब किस पॉइंट से आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये भी बात डिपेंड करती है। तो जहाँ से ऑब्जर्व करेंगे उसको हम बोल देंगे क्या, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसकी और डिटेल चर्चा हम लोग एनएलएम में करेंगे। फ्रेम ऑफ रेफरेंस की, इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम, ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या हुआ कि जहाँ से आप क्या करते हैं, किसी भी एक ऑब्जेक्ट के मोशन को स्टडी करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, वही क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और अगर कोई भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस ना दिया जाए तो आप क्या मान लेंगे, ग्राउंड ही आपका क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। जैसे ये चीज़ देखिए, मोशन ऑफ बॉडी कैन बी ऑब्जर्व ओनली इफ इट चेंज इट्स पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू सम अदर बॉडी, if its reference with respect to which position or motion of particle is defined. It is the reference with respect to which position of motion of particle is defined. ठीक, नेक्स्ट कह रहा है, if not specified we consider ground as a frame reference, frame of reference. ठीक बेटा। अब बात करें मोशन और रेस्ट की। अच्छा एक बात बताइए, क्या एक पार्टिकल अपनी डिस्टेंस किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में बदल नहीं रहा है तो रेस्ट में होगा कि मोशन में होगा। क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए, मैं कह रहा हूँ कि एक पार्टिकल किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में अपनी डिस्टेंस नहीं बदल रहा है, तो क्या वो रेस्ट में होगा कि मोशन में होगा। अब हो सकता है आपको लगे कि वो पार्टिकल रेस्ट में होगा, नहीं, ऐसा नहीं है।
डिस्टेंस, दो पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस से कभी भी आप मोशन को एक्सप्लेन नहीं करते हैं, आप एक्सप्लेन करते हैं पोजीशन के बेस पे। जैसे ये एक पॉइंट हुआ, ये एक दूसरा पॉइंट हुआ, अब ये अभी इसके बीच का गैप अगर मैं कहूँ कि 3 सेंटीमीटर है, कुछ देर बाद ये पार्टिकल यहाँ पहुँचता है और गैप अभी भी कितना है 3 सेंटीमीटर, कुछ देर बाद पार्टिकल यहाँ पहुँचता है, गैप अभी भी कितना है 3 सेंटीमीटर। तो इस पॉइंट ए और बी के बीच की डिस्टेंस तो नहीं चेंज हो रही ना, इस पॉइंट ए और बी के बीच की डिस्टेंस तो नहीं चेंज हो रही, लेकिन क्या ये पार्टिकल मोशन में है कि नहीं है? हाँ बेटा है मोशन में। तो आप किसी भी पार्टिकल के मोशन को उसकी डिस्टेंस के बेस पे नहीं एक्सप्लेन करते, आप एक्सप्लेन करते हैं किसके बेस पे? पोजीशन के बेस पे, कि अगर ए के रिस्पेक्ट में बी अपनी पोजीशन बदल रहा है, जो कि हम आगे चल के पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में पढ़ेंगे, तो अगर अपनी पोजीशन बदल रहा है तो हम कहेंगे कि ये पार्टिकल मोशन में है। तो वही चीज़ बेटा इसमें देखिए क्या कह रहा है कि इफ़ पोजीशन ऑफ पार्टिकल चेंजेस विथ टाइम देन इट इज़ कॉल्ड इन मोशन, इफ़ पोजीशन डज नॉट चेंजेस विथ टाइम देन इट इज़ एट रेस्ट। मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटिव टर्म विच डिपेंड्स ऑन ऑब्जर्वर। जैसे बेटा कि अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर एक आदमी है और इस कार में दो आदमी हैं, ये आदमी का नाम है ए और ये कौन है? बी, और ये सी। तो सी के रिस्पेक्ट में ए और बी क्या है? मोशन में है, लेकिन ए के रिस्पेक्ट में बी क्या है? रेस्ट में है। तो ये तो रिलेटिव टर्म हुआ ना बेटा, एब्सोल्यूट टर्म तो हुआ नहीं, सबके लिए एक जैसा नहीं है, तो ये एब्सोल्यूट टर्म नहीं है। कैसा टर्म है ये? रिलेटिव टर्म है। यहाँ तक की बात समझ में आई हुई बेटा। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ मोशन। देखिए किसी भी चीज़ को क्लासीफाई करने के कई सारे बेस होते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर टाइप्स ऑफ मोशन की बात करूँ तो उसके ट्रेजेक्ट्री के बेस पे, उसके पार्टिकल के पाथ के बेस पे हम डिसाइड कर सकते हैं कि मोशन कितने टाइप का होता है। तो अगर यहाँ पे बात करें तो मोशन की बात करें, मोशन होगा 3 टाइप का बेटा। कौन कौन सा? एक होगा 1 डायमेंशनल मोशन, दूसरा होगा 2 डायमेंशनल और तीसरा होगा 3 डायमेंशनल। 1 डायमेंशनल मोशन का मतलब क्या हुआ कि एक पार्टिकल अगर एक ही लाइन के अलॉन्ग मूव करे, एक लाइन कह रहा हूँ बेटा, एक एक्सिस नहीं। कभी कभी बच्चे मिसकंसेप्शन क्या होता है इसमें कि एक्स एक्सिस पे मूव करे तो 1 डायमेंशन, सिर्फ वाई एक्सिस पे मूव करे तो 1 डायमेंशन। ऐसा नहीं है। अगर मैं कहूँ कि एक पार्टिकल इस तरह से चल रहा है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, और एक पार्टिकल इस स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है, तो इसके एक्स कोऑर्डिनेट भी बदल रहे हैं और बेटा वाई कोऑर्डिनेट भी बदल रहे हैं। एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट बदल रहे हैं, तो इस केस में आप इसको क्या 1 डायमेंशनल मोशन नहीं कहेंगे? बिल्कुल कहेंगे। तो 1 डायमेंशनल मोशन का मतलब ही क्या होता है कि अगर एक स्ट्रेट लाइन पे कोई पार्टिकल मूव करे तो उसे हम कहते हैं कि 1 डायमेंशनल मोशन। दूसरी बात 2 डायमेंशनल मोशन क्या है बेटा कि एक स्ट्रेट लाइन से हटके वो दूसरी स्ट्रेट लाइन पे चला जाए, दूसरी से हटके तीसरी पे चला जाए, लेकिन मोशन उसका एक ही प्लेन में हो, एक प्लेन में हो। जैसे ये एक्स एक्सिस हुआ, ये वाई एक्सिस हुआ, ये जेड एक्सिस हुआ बेटा। तो ये जो एक्स और जेड प्लेन है, अगर पार्टिकल इसी में मूव कर रहा है तो इसको हम क्या कहेंगे? 2 डायमेंशनल मोशन। 2 डायमेंशनल मोशन का मतलब क्या? एक लाइन से हटके दूसरी लाइन पे चला जाए, लेकिन प्लेन उसका सेम होना चाहिए। तीसरी बात करें बेटा 3 डायमेंशनल मोशन, तो 3 डायमेंशनल मोशन में पार्टिकल एक से ज़्यादा प्लेन यूज़ करता है, एक से ज़्यादा प्लेन यूज़ करेगा। मतलब कि एक प्लेन से जम करके वो दूसरे में भी जा सकता है। एक पार्टिकल यहाँ चल रहा था, वो चला गया फिर किस पे? इस प्लेन में चला गया, फिर इस प्लेन में चला है। इस तरह से अगर मोशन होता है, जैसे अगर मैं बात करूँ कि एक क्यूब है और पार्टिकल पहले इस लाइन पे चल रहा था, फिर इस पे आ गया, तो ये तो प्लेन उसने मतलब एक प्लेन में हो गया। अब ये दूसरे प्लेन में चला है, तो ये जो डायमेंशन, ये तीनों डायमेंशन यूज़ कर रहा है, तो इसको हम कहते हैं क्या? 3 डायमेंशनल मोशन। अब अगर बात करूँ बेटा, ये देखिए समझिए, जैसे 1 डायमेंशनल मोशन, इफ पोजीशन चेंजेस विद टाइम अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग मूव करे, मोशन इज 1 डायमेंशनल मोशन और स्ट्रेट लाइन मोशन, या रेक्टिलिनियर मोशन भी कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, अ बॉडी ड्रॉप्ड फ्रॉम स्मॉल हाइट, मोशन ऑफ ट्रेन अलॉन्ग स्ट्रेट ट्रैक। बॉडी ड्रॉप फ्रॉम स्मॉल हाइट, अगर स्मॉल हाइट से ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करोगे तो उसका पाथ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन। बहुत ज़्यादा हाइट से ड्रॉप करो तो बेटा एनर्जी कंजर्वेशन वगैरह लगा के फिर उसका पाथ कुछ भी हो सकता है वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करने लगे तो उसका पाथ बदल जाए, इसीलिए हम लोग स्मॉल हाइट से बात कर रहे हैं। दूसरी बात करें 2 डायमेंशनल मोशन, इफ पोजिशन चेंजेस इन प्लेन नॉट ऑन अ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन पर नहीं चलेगा, प्लेन में क्या करेगा? लाइन चेंज करेगा, देन टाइम विथ टाइम देन मोशन इज 2 डायमेंशनल मोशन, जिसको हम बोलते हैं। इसके एग्जांपल की बात करें तो प्रोजेक्टाइल मोशन हम लोग पढ़ेंगे आगे। प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होगा? आप एक पार्टिकल को यहाँ से प्रोजेक्ट करेंगे और वो एक प्लेन में ही मूव करेगा। दूसरी बात करूँ बेटा सर्कुलर मोशन, तो सर्कुलर मोशन भी क्या है? 2 डायमेंशनल मोशन का ही एक एग्जाम्पल है, 2 डायमेंशनल मोशन का। नेक्स्ट बेटा बात करते हैं 3 डायमेंशनल मोशन।
थ्री डायमेंशनल मोशन में क्या होगा, पार्टिकल रैंडम मोशन करेगा कई सारे प्लेन्स में, जैसे डस्ट पार्टिकल की बात करूं या बर्ड्स फ्लाई करते हैं ना, किसी भी पक्षी का उड़ना क्या है, थ्री डायमेंशनल मोशन का एक एग्जाम्पल, मोशन ऑफ बर्ड, मोशन ऑफ डस्ट पार्टिकल। ठीक है बेटा, चलिए इतनी बातें मुझे लगता है समझ में आई होंगी। तो ये सब बातें थी रेस्ट और मोशन की। अब जब कोई भी पार्टिकल रेस्ट से मोशन में आएगा या मोशन से रेस्ट में आएगा तो सबसे पहले जो पैरामीटर्स हैं वो हम बात करेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की। बेसिक बातें हैं बेटा, ये सब समझ रहे हैं आप, एक बार फिर से रिवीजन कर लेना ज़्यादा सही है। सबसे पहले बात करते हैं किसकी, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की। डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ बेटा, कि जैसे एक पार्टिकल यहाँ से चलना शुरू किया, जैसे ही उसने एक स्टेप कंप्लीट किया, हमने वो लेंथ क्या कर ली, मीज़र कर ली। फिर उसने अगला स्टेप चला, मैंने तुरंत वो लेंथ क्या कर ली, मीज़र कर ली। अगला स्टेप चला, मैंने तुरंत वो लेंथ मीज़र कर ली। इस तरह से सारी लेंथ्स को मैं मीज़र करता जाऊँ तो जो टोटल लेंथ आएगी पाथ की, उसी को मैं क्या कह दूंगा, डिस्टेंस। एक्चुअल पाथ लेंथ, एक्चुअल पाथ लेंथ is called distance. Actual path length is called distance. अब बेटा अगर बात करूँ डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है कि जैसे आप क्या किए, कोई पार्टिकल यहाँ से इनिशियली चलना शुरू किया, बीच उसके मोशन के बीच में आप बात ना कीजिए, फाइनली वो जाके रुका कहाँ, यहाँ पर। अब इस इनिशियल पॉइंट से इस फाइनल पॉइंट की ओर एक वेक्टर बना दीजिए आप। इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की ओर क्या कर दीजिए, एक वेक्टर बना दीजिए। ये जो वेक्टर होगा यही क्या कहलाएगा बेटा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, ये बेटा डिस्प्लेसमेंट है। और अगर मैग्नीट्यूड की बात करूं कि डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो दो पॉइंट के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो सकती है, मिनिमम डिस्टेंस जो हो सकती है, वही क्या कहलाती है बेटा, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की ओर होती है। ठीक बेटा, अब देखिए इसके बारे में कुछ चीज़ें और समझिए कि जैसे एक पार्टिकल ने यहाँ से चलना शुरू किया, वो इधर की तरफ चला 3 सेंटीमीटर, बताइए डिस्टेंस कितना, 3 ही है। डिस्प्लेसमेंट कितना, 3 ही है बेटा, क्योंकि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में मिनिमम डिस्टेंस 3 है। अब आगे वो फर्दर चला कितना, 3 सेंटीमीटर, तो अब बताइए डिस्टेंस कितनी, 6। डिस्प्लेसमेंट कितना, 6। यहाँ से पार्टिकल ने टर्न किया और इधर की तरफ वापस आ गया, कितना सेंटीमीटर बेटा, 3 सेंटीमीटर। अब डिस्टेंस बताइए कितनी हुई, तो डिस्टेंस तो एक्चुअल पाथ लेंथ है, 3 + 3 + 3 कितना आया, 9। और डिस्प्लेसमेंट की बात करूँ तो डिस्प्लेसमेंट तो बेटा इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का गैप होता है ना, तो वो कितना है, 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर डिस्टेंस कितनी आई बेटा, 9 सेंटीमीटर एंड डिस्प्लेसमेंट इज 3 सेंटीमीटर। तो एक बात समझिएगा कि डिस्टेंस अगर एक बार बढ़ गई तो डिस्टेंस दोबारा कभी घट नहीं सकती किसी मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए। जैसे एक पार्टिकल मूव कर रहा है तो इसकी डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर हो गई ना, तो अब इस डिस्टेंस को आप 5 से कम नहीं कर सकते, डिस्टेंस हमेशा बढ़ेगी ही। ठीक बेटा, और अगर मैं बात करूँ डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट एक बार देखिए यहाँ 6 सेंटीमीटर होने के बाद फिर घट गया था, है ना। तो डिस्टेंस जो है वो एक बार बढ़ गई तो वो घट नहीं सकती, जबकि डिस्प्लेसमेंट एक बार बढ़ गया तो वो घट भी सकता है, जीरो भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। ठीक है बेटा, अब बात करें एक और कि डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होगी, क्योंकि डिस्टेंस निगेटिव होने का मतलब पार्टिकल अगर रेस्ट पे है, चला ही नहीं, तो डिस्टेंस जीरो। अगर वो किसी भी डायरेक्शन में चला तो डिस्टेंस तो पॉजिटिव आ जाएगी, डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं हो सकती। जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या है, अब डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी है तो एक डायरेक्शन को हम क्या एज्यूम करेंगे, पॉजिटिव, तो दूसरी डायरेक्शन को एज्यूम करेंगे निगेटिव। ठीक है बेटा, चलिए कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं, इनको आप समझिए। डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्टेंस क्या है, इट इज़ एक्चुअल लेंथ इन गिवन टाइम। गिवन टाइम में एक्चुअल लेंथ जो है वही क्या है, डिस्टेंस। कैसी क्वांटिटी है बेटा, स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस नेवर डिक्रीजेज, इसका मतलब समझिए कि एक बार डिस्टेंस बढ़ गई तो वो दोबारा कभी कम नहीं होगी। इट इज़ नेवर निगेटिव, डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं हो सकती। इफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज जीरो देन बॉडी मस्ट बी एट रेस्ट। इसका मतलब समझो बेटा कि एक पार्टिकल है उसकी डिस्टेंस जीरो है, तो इसका मतलब पार्टिकल मूव ही नहीं किया, जहाँ था वहीं है, पार्टिकल मूव नहीं किया है। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाए तो डिस्प्लेसमेंट जीरो का मतलब 2 रीज़न है बेटा डिस्प्लेसमेंट जीरो होने की। हो सकता है पार्टिकल चला ही ना हो, या फिर जब चला हो और चलने के बाद उसकी फाइनल पॉइंट पोजीशन और इनिशियल पोजीशन क्या हो जाएं, आइडेंटिकल हो जाएं, तो इस केस में भी डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो। जैसे एक सर्कल पे पार्टिकल चलना शुरू करे, यहाँ से चलना शुरू किया उसने,
वो चलते 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 घूम के वापस यहीं पे आ जाए, तो इस तरह से डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो। पार्टिकल तो मोशन में है ही, लेकिन फिर भी डिस्प्लेसमेंट क्या आया, जीरो। तो वही चीज़ लिखिए बेटा कि इफ़ डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज जीरो देन बॉडी मस्ट बी एट रेस्ट। अब एक बात और समझिए कि जैसे ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी, तो इसके बीच में क्या ये भी एक डिस्टेंस है, क्या ये भी एक डिस्टेंस है, ये भी एक डिस्टेंस है, इस तरह से देखिए ये भी एक डिस्टेंस है। तो दो पॉइंट के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिस्टेंस हो सकते हैं बेटा। जबकि डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट केवल और केवल एक होगा। जैसे अगर ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो इसके बीच में एक ही तो वेक्टर ये बन सकता है, कोई दूसरा वेक्टर बन ही नहीं सकता, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेते हुए आपको वेक्टर बनाना है। तो यही क्या हो गई इसकी मिनिमम डिस्टेंस, यही हो गया इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब आइए बेटा वापस से हम लोग बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट पे। डिस्टेंस की बात करें, डिस्टेंस पे हमने पॉइंट्स पढ़े। डिस्प्लेसमेंट कह रहा है वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट, यही बताया मैंने अभी कुछ देर पहले। वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। मैग्नीट्यूड क्या होगा बेटा, शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ। वेक्टर क्वांटिटी है ये, इट कैन डिक्रीज और इंक्रीज, कुछ भी हो सकता है। एक बार बढ़ गया, पार्टिकल ने टर्न किया तो डिस्प्लेसमेंट कम हो सकता है। कैन बी पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। इट इज़ जीरो देन बॉडी आइदर एट रेस्ट और पासिंग थ्रू इनिशियल पोजीशन। यही मैंने कुछ देर पहले बताया बेटा आपको कि अगर एक पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो इससे हम दो चीज़ें पता कर सकते हैं। हो सकता है पार्टिकल चला ही ना हो, या फिर चलने के बाद वो अपनी इनिशियल पोजीशन पे फिर से पहुंच जाए, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो। देयर इज ओनली वन यूनिक वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू फिक्स पॉइंट। दो फिक्स पॉइंट के बीच में केवल और केवल एक ही डिस्प्लेसमेंट हो सकता है बेटा, क्योंकि मिनिमम डिस्टेंस तो एक ही होगी ना। चलिए एक क्वेश्चन से समझते हैं इन बातों को। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व इज पॉसिबल, इनमें से कह रहा है कौन सा कर्व पॉसिबल है। ये बेटा डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। क्या डिस्टेंस कभी निगेटिव हो सकती है, नहीं, लेकिन यहाँ पर तो डिस्टेंस क्या है बेटा, देखो निगेटिव है, और अगर डिस्टेंस निगेटिव है तो ये तो गलत हो गया। यहाँ पर अगर बात करें बेटा तो डिस्टेंस देखिए, यहाँ तो डिस्टेंस पॉजिटिव है, लेकिन एक बार डिस्टेंस बढ़ी, फिर उसके बाद डिस्टेंस घटी, फिर उसके बाद बढ़ी। डिस्टेंस एक बार घट गई, सॉरी डिस्टेंस एक बार बढ़ गई तो दोबारा घट नहीं सकती, तो ये बेटा ये भी गलत हो गया। अब यहाँ पर बात करें तो ये कर्व बना है, ये भी सेम केस है कि एक बार डिस्टेंस बढ़ गई तो उसके बाद डिस्टेंस घट नहीं सकती। डिस्प्लेसमेंट की बात करें बेटा, डिस्प्लेसमेंट एक बार बढ़ के घट भी सकता है, डिस्प्लेसमेंट निगेटिव भी हो सकता है, तो यही वाला पॉइंट बेटा सही हो गया। मुझे लगता है यहाँ तक की बात समझ में आई होगी आपको। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा पोजीशन वेक्टर पे। पोजीशन वेक्टर, रोके एक मिनट, चलिए बेटा इसके आगे अब स्टार्ट करते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। पहले पोजीशन वेक्टर देखते हैं, फिर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या है बेटा कि अगर किसी भी पॉइंट की पोजीशन आपको समझानी है तो किसी एक रेफरेंस पॉइंट से ही तो समझाएंगे। जैसे अभी हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस में देखा कि किसी एक रेफरेंस पॉइंट से समझाएंगे, तो रेफरेंस पॉइंट को लेते हैं हम ओरिजिन। ओरिजिन के रिस्पेक्ट में हम क्या करते हैं, चीज़ों को पोजीशन उनकी एक्सप्लेन करते हैं। तो वही चीज़ देखिए बेटा, यहाँ पर क्या है पोजीशन वेक्टर, ये ओरिजिन है और ये एक पॉइंट है ए। इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, ओरिजिन से इस पॉइंट को ज्वाइन करता हुआ एक वेक्टर बना दीजिए, यही क्या हो जाएगा पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर अगर देखा जाए तो इसके कोऑर्डिनेट कैसे, मतलब x, y, z है, तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या बनेगा, x के साथ हम लगाएंगे आई कैप, वेक्टर में हम लोगों ने पढ़ा y के साथ जे कैप और z के साथ के कैप, यही इसका क्या हो जाएगा पोजीशन वेक्टर। देखिए r = xi + yj + z के। अब ऐसे मान लीजिए एक पॉइंट ये a हुआ, एक पॉइंट ये b हुआ, तो b का भी पोजीशन वेक्टर ऐसे ही बनेगा, इसके कोऑर्डिनेट के साथ लिखेंगे। ठीक है बेटा। अब एक पार्टिकल a से b तक जाता है, एक पार्टिकल a से b तक जाता है, तो जब ये a से b तक जाएगा तो ये इसका हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। देखिए जैसे यहाँ पे क्या है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, एक पॉइंट a है x1 y1 z1, तो अगर a का पोजीशन वेक्टर मैं कह दूँ RA है, क्या है RA, तो RA की वैल्यू कितनी आई बेटा, RA = लिखना चाहें तो RA आएगा कितना, x1 i कैप प्लस xy, एक मिनट बेटा, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, ये RA हो जाएगा बेटा। ऐसे ही RB अगर निकाला जाए, RB मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ B, तो कितना आ जाएगा x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। अब अगर पार्टिकल A से B की ओर जा रहा है बेटा, ये तो दोनों के पोजीशन वेक्टर हो गए, मैं इसको हटा देता हूँ क्योंकि उतना आपको आइडिया है। ये लिखा भी हुआ है बेटा, देखिए R1 और R2 ये इनके पोजीशन वेक्टर लिखे हुए हैं कि R1 क्या है, पॉइंट A का पोजीशन वेक्टर है, और R2 B का पोजीशन वेक्टर है। अब देखिए यहाँ से अगर पार्टिकल किधर जाता है, A से B की ओर, A से B की ओर,
तो ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन हम लोगों ने पढ़ा है बेटा। इस वेक्टर को मैं नाम देता हूँ r, इस वेक्टर का नाम क्या रखा है r1 और इसका नाम क्या है बेटा r2। अब ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन से क्या ये एक सीक्वेंस में है, तो r1 प्लस r इज इक्वल कितना है बेटा r2। तो यहाँ से r की वैल्यू क्या आ गई r2 माइनस r1, r की वैल्यू r2 माइनस r1। तो जब r2 में से r1 आप माइनस करोगे तो x2 माइनस x1 आई कैप आएगा। देखिए x2 माइनस x1 आई कैप, y2 माइनस y1 जे कैप, y2 माइनस y1 जे कैप, z2 माइनस z1 के कैप, तो z2 माइनस z1 के कैप हो गया बेटा। तो ये इसका क्या हो गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब इतना लंबा प्रोसीजर नहीं अपनाना है आपको, आपको क्या करना है फाइनल माइनस इनिशियल। किसी भी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपको लिखना है 2 पॉइंट के बीच में, तो आप क्या करेंगे फाइनल माइनस इनिशियल। जैसे यहाँ फाइनल क्या है x2, इनिशियल क्या है x1, तो x2 माइनस x1। अब आप सोचिए कि अगर यही पार्टिकल B से A की ओर जा रहा होता तब इसका पोजीशन वेक्टर क्या होता। अगर यही पार्टिकल B से A की ओर जाता तब इसका पोजीशन वेक्टर क्या होता। तो फाइनल पॉइंट बनता है x1, तो x1 माइनस x2 आई कैप प्लस y1 माइनस y2 जे कैप प्लस z1 माइनस z2 के कैप। ये इसका पोजीशन वेक्टर हो जाता है कब, व्हेन पार्टिकल गोज फ्रॉम B टू A। तो ये हो गया इसका बेटा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। एक क्वेश्चन देख लीजिए इस पे, कह रहा है अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट 1,1,1। कहाँ से स्टार्ट करता है बेटा पॉइंट 1,1,1 से, एंड रीचेज एट पॉइंट 4,5,13। कहाँ पहुँचता है 4,5,13, यहाँ पहुँचता है बेटा। तो कह रहा है फाइंड इनिशियल पोजीशन वेक्टर। क्या बेटा इसका इनिशियल पोजीशन यही है क्या, तो इनिशियल पोजीशन वेक्टर r1 आ गया कितना i प्लस j प्लस k। फाइनल पोजीशन वेक्टर क्या ये बेटा फाइनल पोजीशन वेक्टर यहाँ पे होगा। फाइनल पोजीशन वेक्टर r2 कितना आएगा बेटा 4i प्लस 5j प्लस 13k। ये इसका हो गया बेटा फाइनल पोजीशन वेक्टर। अब क्या पूछा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इनिशियल से फाइनल को ज्वाइन करता हुआ एक वेक्टर बना लीजिए, यही इसका क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है बेटा फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। तो फाइनल कितना 4i, इनिशियल कितना i, तो वेक्टर बन जाएगा क्या 3i। फाइनल कितना 5, इनिशियल कितना j, तो 5 माइनस 1 कितना आया 5j माइनस 1j 4j। 13k माइनस के कितना आया बेटा 12k। ये हो गया इसका क्या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड ही क्या होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ। तो इसी का आप मैग्नीट्यूड निकाल दीजिए। अब मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा बेटा, मैग्नीट्यूड निकलेगा अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। ये आपको याद होगा कितना होता है 13 होता है बेटा। ये बात आई समझ में। चलिए क्वेश्चन और देखते हैं। इसमें कह रहा है अ पार्टिकल स्टार्ट्स मूविंग अलोंग स्ट्रेट लाइन पाथ OABOC। मतलब ये O से चलता है, कहाँ जाता है A पर, A से लौट के कहाँ जाता है B पर, फिर O पर और फिर C पर। ये इसके मोशन का पूरा सिस्टम इसने बता दिया कि O से A से B, B से O, देन फर्दर C पे जाता है। ठीक है बेटा। अब क्या क्या पूछा है हमसे, देन फाइंड द डिस्टेंस एट डिस्प्लेसमेंट फॉर गिवन इंटरवल। हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताना है। पहले किसके लिए O से A तक। जब पार्टिकल O से A तक जाएगा बेटा तो क्या 5 प्लस 3 8 मीटर चलेगा। ठीक है। डिस्प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट क्या 5 प्लस 3 8 आई कैप होगा। वेक्टर फॉर्म में लिखना है बेटा 8 आई कैप। और मैग्नीट्यूड की बात करूं मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा 8। देन बेटा O से B तक जाना है, A से होकर जाना है O से A देन B। तो डिस्टेंस बताइए बेटा 5 प्लस 3 देन फर्दर 3, तो 5 प्लस 3 कितना आ गया बेटा 11 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो क्या ये इसका इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल पॉइंट है। इनिशियल से फाइनल की ओर एक वेक्टर बनाइए तो ये क्या बन जाएगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या ये डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड 5 है और पॉजिटिव एक्स एक्सिस में तो क्या कह दें 5 आई कैप। O से O तक बेटा कह रहा है कि O से O तक आ जाए वापिस। O से चला, पहले कितना चला 5 देन 3 देन 3 देन 5, 5 3 8 8 2 16, 5 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 5, तो कितना आ गया बेटा 16 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो क्या इसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन आइडेंटिकल हो गई, तो इसीलिए बेटा इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या हो जाएगा 0 वेक्टर। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं O से C तक जाना है। कहाँ जाना है O से C तक।
देखिए ओ से सी तक, तो पहले ओ से ए तक जाएगा, देन वापस ओ तक आएगा, देन सी तक। तो ओ से ओ तक आने में तो डिस्टेंस बेटा 16 थी, देन फर्दर चलेगा 4, तो 16 + 4 कितना आ जाएगा 20 मीटर। 20 मीटर इज डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट की बात करें बेटा तो ये इसका इनिशियल पॉइंट है और ये इसका फाइनल पॉइंट है। इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में मिनिमम डिस्टेंस कितनी है 4, तो 4 तो हो गया इसका मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट का। अब ये लेफ्ट साइड में है, मतलब जिस पॉइंट से चल रहा है उसके लेफ्ट साइड में, ओरिजिन से लेफ्ट साइड में, तो माइनस लगा के आई कैप लिख दूं क्या, तो ये हो गया बेटा क्या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब इसमें एक बात समझिए, डिस्टेंस पहले कितनी थी 8, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड 8, क्या डिस्टेंस बढ़ के 11 हो गई, देखिए डिस्प्लेसमेंट घट के 5 हो गया। डिस्टेंस बढ़ रही है जबकि डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा है, और पार्टिकल मोशन में है उसके बाद भी डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया 0। तो जो पॉइंट अभी हमने पीछे डिस्कस किया क्या वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं, हाँ बेटा वही रिपीट हो रहे हैं। नेक्स्ट बात करें, अ पार्टिकल मूविंग ऑन सर्कुलर पाथ कवर्स सर्कल इन गिवन टाइम, फाइंड डिस्टेंस कवर्ड एंड डिस्प्लेसमेंट। क्या क्या बताना है बेटा, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन फॉलोइंग पाथ। हमें क्या बताना है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। चलिए ए से बी तक, पहले कहाँ से कहाँ तक जाता है, ए से बी तक, तो डिस्टेंस कितनी चला बेटा, ये सेंटर है, मान लीजिए ये यहाँ पे था और यहाँ पहुँचा, तो क्या डिस्टेंस की बात करूँ तो ये पूरी डिस्टेंस 2πr होगी। सर्कल का पूरा सर्कमफेरेंस कितना होगा 2πr, तो क्या 2πr का 1/4 चल रहा है क्या, 2πr/4, 2πr/4, तो आंसर आ जाएगा बेटा कितना πr/2, तो यहाँ पे आंसर आ गया πr/2। ये तो हो गई डिस्टेंस। अब डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो क्या ये इनिशियल पॉइंट है, ये इनिशियल पॉइंट और ये फाइनल पॉइंट, इनिशियल और फाइनल को ज्वाइन करता हुआ एक वेक्टर बना दीजिए, उसी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाता है, उसी का मैग्नीट्यूड हो जाता है डिस्प्लेसमेंट। अच्छा हमें मैग्नीट्यूड बताना है, तो मैग्नीट्यूड की बात करें तो ये कितना आ जाएगा, अगर इसकी रेडियस r है, ये भी रेडियस r है, तो r√2 हो गया क्या, r√2, ये इसका क्या हो गया डिस्प्लेसमेंट। अच्छा एक और मेथड आपको बताता हूँ बेटा, देखिए अगर i/j की फॉर्म में लिखना हो तो क्या इसकी इनिशियल पोजीशन a थी, a का पोजीशन वेक्टर क्या होगा r_, फाइनल पोजीशन b थी, तो b का पोजीशन वेक्टर क्या होगा r_. अब मुझे डिस्प्लेसमेंट बताना है a से b के बीच में, तो क्या फाइनल माइनस इनिशियल लिख दूं, फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल कितना rj, इनिशियल कितना ri, तो इसका पोजीशन वेक्टर बन गया, सॉरी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बन गया rj माइनस ri। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो √r² + r², 2r² मीन्स r√2, और वही r√2 देखिए यहाँ पर आया भी है। तो बेटा वेक्टर फॉर्म से भी कर सकते हैं। यहाँ तक की बात समझ में आई होगी आपको। चलिए ये हो गया कितना r√2, r√2। ठीक बेटा, चलिए नेक्स्ट ए से सी तक जाता है। मुझे लगता है ये क्वेश्चन बेटा आप कर सकते हैं, इसको आप होमवर्क में कीजिएगा, है ना। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अ साइक्लिस्ट मूविंग ऑन सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 1 मीटर, एक साइक्लिस्ट है वो सर्कुलर ट्रैक पे चल रहा है, कितने मीटर के, 1 मीटर के सर्कुलर ट्रैक पे चल रहा है। देखिए 1 मीटर है ये सर्कुलर ट्रैक की रेडियस। कंप्लीट्स 1 रिवोल्यूशन इन 10 सेकेंड, 10 सेकेंड में वो यहाँ से यहाँ तक ये पूरा कंप्लीट चक्कर कर देता है। एक कंप्लीट रिवोल्यूशन कितने टाइम में करता है, 10 सेकेंड में। देन फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 1 मिनट 5 सेकेंड। हमें क्या बताना है, डिस्प्लेसमेंट। अब बेटा डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो सोचिए एक पूरा कंप्लीट रिवोल्यूशन वो 10 सेकेंड में करता है, तो यहाँ पर 1 मिनट 5 सेकेंड हुआ ना बेटा, तो 65 सेकेंड हुआ क्या। 65 सेकेंड की अगर बात करें तो 60 सेकेंड प्लस 5 सेकेंड, 60 सेकेंड अगर देखा जाए तो 10 सेकेंड में एक रेवोल्यूशन, तो 60 सेकेंड में 6 रेवोल्यूशन, 6 चक्कर तो पूरे कर देगा वो 60 सेकेंड में। तो 60 सेकेंड में अगर 6 चक्कर पूरे कर दिया एक पूरे कंप्लीट रोटेशन में, डिस्प्लेसमेंट तो 0 होगा, क्योंकि जहाँ से चलना शुरू किया था वापस वहीं पे आके पहुँच गया। ठीक है बेटा, तो ये तो हो गया क्या, डिस्प्लेसमेंट 0। तो इस 60 सेकेंड में तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा बेटा 0। बचे 5 सेकेंड में क्या ये हाफ रिवोल्यूशन ही कंप्लीट कर पाएगा, हाँ सर, क्योंकि 10 सेकेंड में पूरा कंप्लीट करता है तो 5 सेकेंड में आधा ही चल पाएगा। अगर आधा ही चल पाएगा तो क्या डिस्प्लेसमेंट यही वाली लाइन हो जाएगी, ये जो रेड कलर की लाइन है यही हो जाएगी। तो ये कितनी है बेटा 2r है ना, डायमीटर हो गया ये। रेडियस हमको दी है 1 मीटर,
तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 2 इंटू 1 इज इक्वल 2 मीटर। तो ये हो गया बेटा डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 65 सेकेंड। ठीक है बेटा, नेक्स्ट बात करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और इस क्वेश्चन में मुझे समझाना चाहता था कि जैसे ये इसका रेडियस, ये भी रेडियस। अब रेडियस कितने एंगल पे घूमी बेटा, थीटा एंगल पे। तो क्या इसकी चेंज इन पोजीशन की बात करूँ तो इतना आया क्या, पोजीशन में जो डिफरेंस आया वो यही आया क्या। तो इसको निकालने का एक सीधा तरीका मैंने आपको वेक्टर में सिखाया बेटा। अगर एक मैग्नीट्यूड वेक्टर का ए हो, दूसरे का भी कितना हो, मैग्नीट्यूड ए हो, और कितने एंगल पे घूमे, थीटा एंगल पे, तो उनका डिफरेंस क्या होता है, 2a साइन थीटा बाई 2, 2a साइन थीटा बाई 2। तो इसको आप वहाँ से भी कर सकते हैं कि जैसे पार्टिकल ए से बी तक गया ना, तो आंसर कितना आएगा, 2r साइन, एंगल कितना चला बेटा, 90, 90 बाई 2 इज 45, तो 2r साइन 45, 45 का मतलब कितना आया, 1/√2, 2r 1/√2, और एक √2 से एक √2 कैंसिल, तो कितना आ गया, √2r, तो वही √2r। ये बात आई होगी समझ।